हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि इमोबिलाइजेशन ऑन और इंजरी का हमारे मसल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम समझेंगे इमोबिलाइजेशन का हमारे शरीर पे जो मसल्स हैं उनके ऊपर क्या असर होता है। तो इमोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? इमोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने किसी बॉडी पार्ट को किसी भी रीजन की वजह से XYZ रीजन की वजह से हम अपने किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को या पूरी बॉडी को मूवमेंट नहीं करवा सकते, यानी कि हमें उसे इमोबाइल रखना पड़ता है, हम उसकी मूवमेंट नहीं कर सकते। सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है इसका कि अगर मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर होने के बाद जिस जगह की हड्डी टूटती है वहां पे हम लोग बांध देते हैं, प्लास्टर बन जाता है उसके ऊपर, है ना। तो आप उस पार्ट को मूव नहीं कर सकते, यानी कि फ्रैक्चर होने की वजह से आप उस पार्ट को नहीं हिला सकते, आपने उस पार्ट को इमोबाइल कर दिया। अब डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन और अलग अलग पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कि आप कितनी देर इमोबाइल रहोगे। ठीक है, जितने ज़्यादा इमोबाइल रहोगे, जितनी देर तक इमोबाइल रहोगे, उतने ज़्यादा आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इमोबिलाइजेशन के। So, immobilization often benefit the acutely affected part of the body. When prolonged, they often harm the rest of the body. जैसे कि हम फ्रैक्चर के टाइम पे हम जैसे उसको प्लास्टर चढ़ता है पेशेंट को, है ना, तो वो क्या करता है, एक्यूट इफेक्ट में उस प्लास्टर की वजह से जो पेशेंट का जो हड्डी टूटी है वो हील होती है। पर अगर वही मैं प्लास्टर उसको 1 साल तक बांध के रखूंगी तो वो उसके लिए हानिकारक साबित हो जाएगा। ठीक है। हम बच्चों, इस वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ना, वो आपको किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में से पढ़ के छाटी है। ठीक है, निकाली है। तो इसको ध्यान से देखना, जितने भी आर्टिकल्स में से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है उनको मैंने हर स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है और पीछे इनका पूरा आर्टिकल का रेफरेंस आपको मिल जाएगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो जो इमोबिलाइजेशन होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, या तो वो किसी पर्टिकुलर लिम्ब, किसी पर्टिकुलर पार्ट का होगा या फिर पूरी बॉडी का हो सकता है। ठीक है, और जो ये पीरियड होता है इमोबिलाइजेशन का वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, कि उसकी कंडीशन कैसी है उस पर। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाते हैं। देखो, मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, मसल वीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर तक दिनों तक दिया तो एट्रोफी हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो गई, कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाएंगे, डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी। कार्डियोवैस्कुलर पे क्या इफेक्ट आएगा, सर्कुलेशन कम हो गई, एंड्योरेंस कम हुआ, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया। स्केलेटल सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा इमोबिलाइजेशन का, वेट बियरिंग कम हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, कैल्शियम स्टार्ट्स ड्रेनिंग आउट फ्रॉम द बोन्स। जीआई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडाइजेशन होगा और लैक ऑफ एपेटाइट होगी। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये इमोबिलाइजेशन का इफेक्ट हमारे मसल पे क्या होगा। तो बच्चों, इमोबिलाइजेशन जो है ना वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम मसल को शॉर्टन फॉर्म में रख के इमोबिलाइज करेंगे, या फिर हम लेंथन पोजीशन में रख के इमोबिलाइज करेंगे। अब इन दोनों का क्या असर पड़ता है, इन दोनों पोजीशंस का, वो हम सेपरेटली पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे। जैसे पहला है हमारा सार्कोमियर। तो अगर कोई मसल शॉर्ट एंड पोजीशन में इमोबिलाइज है तो उसके सार्कोमियर पे क्या असर पड़ेगा, सो देयर विल बी अ रिडक्शन इन सार्कोमियर नंबर। ऑलमोस्ट 40070 सार्कोमेयर्स कम हो जाते हैं। तो मसल अपने 40% सार्कोमेयर्स को लूज कर देती है, खो देती है। अगर किसी मसल के अंदर मान लो 100 सार्कोमेयर्स थे फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें सिर्फ 60 ही बचेंगे, 40 गायब हो जाएंगे। अगर हम लेंथन पोजीशन में इमोबिलाइजेशन दे रहे हैं तो सार्कोमियर पे क्या असर आएगा, इसमें बढ़ जाएंगे। 25070 सार्कोमियर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। सार्कोमियर्स जब ऐड होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मायोफिब्रिलोजेनेसिस। अबाउट 25% मोर सार्कोमियर्स आर एडेड इन सीरीज। अब टेंशन के ऊपर क्या असर पड़ता है, शॉर्टन पोजीशन में टेंशन इज रिड्यूस्ड क्योंकि ऑप्टिमम ओवरलैप नहीं हो पाता एक्टिन और मायोसिन का। लेंथन पोजीशन में मैक्सिमम टेंशन इज इंक्रीज्ड, इट मे बी ड्यू टू हाइपरट्रॉफी इंड्यूस्ड बाय द इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल। अब फंक्शनल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, शॉर्टन पोजीशन में डिक्रीज हो जाएगी, लेंथन पोजीशन में भी डिक्रीज हो जाएगी।
लेंथ टेंशन कर्व यानी कि लेंथ टेंशन रिलेशनशिप का जो इसका ग्राफ होता है शॉर्ट इन पोजीशन में इट शिफ्ट्स टू द लेफ्ट एंड बिकम स्टीपर, वेयर एज इन लेंथन पोजीशन इट डज नॉट चेंज, या फिर अगर चेंज होता भी होगा तो वो बहुत कम है कि हम उसे तोल ही नहीं सकते, क्वांटिफाई ही नहीं कर सकते। कनेक्टिव टिश्यू पे क्या असर पड़ेगा, जैसे हमें पता है कि मसल के आसपास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो शॉर्ट इन पोजीशन में देयर इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया टू मसल फाइबर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ मसल फाइबर टिश्यू। फर्स्ट वीक में क्या होगा, इमोबिलाइजेशन इन शॉर्टन पोजीशन के फर्स्ट वीक में क्या होगा, देयर इज थिकनिंग ऑफ पेरीमाइसियम। एक हफ्ते के बाद, जब एक हफ्ते से ज़्यादा इमोबिलाइजेशन हुई है तो उसके बाद देयर विल बी थिकनिंग ऑफ एंडोमाइसियम। ठीक है, इंट्रामस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बिकम मोर लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड एट एनी गिवन लेंथ फॉलोइंग इमोबिलाइजेशन इन शॉर्टन पोजीशन। लेंडन पोजीशन में क्या फर्क आएगा, चेंज आएगा कनेक्टिव टिश्यू में, बहुत ही कम, ठीक है, कि हम उसको क्वांटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एट्रोफी, अब इमोबिलाइजेशन से क्या होगा, एट्रोफी भी होगी, दैट इज डिक्रीज इन मसल मास, सो देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस rather than an increase in protein degradation is the predominant mechanism of atrophy। अब बच्चों एट्रोफी होने के ना डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं। अगर हम इमोबिलाइजेशन की बात करें तो जो रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें एट्रोफी देखने को मिलती है। ठीक है, इट अकर्स मोर इन स्लो ट्विच टोनिक फाइबर्स देन फास्ट ट्विच फेजिक फाइबर्स। तो बच्चों फाइबर्स टू फाइबर डिपेंड करता है, स्लो ट्विच वाले में आपको एट्रोफी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आपको फाइबर्स के बारे में पढ़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वीडियो जाके चेक कर लेना। It occurs at a faster rate when muscle is immobilized in shortened position as compared to lengthened position। अब स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों, तो मसल की मान लो अगर नॉर्मल स्ट्रेंथ है तो नॉर्मल स्ट्रेंथ में से आधे से ज़्यादा स्ट्रेंथ चली जाती है जब 3 से 5 हफ्ते का इमोबिलाइजेशन होता है। और ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ किस में हमें देखने को मिलेगा, एंटी ग्रेविटी मसल्स के अंदर। इमोबिलाइजेशन सिग्निफिकेंटली but uniformly reduce eccentric, concentric and isometric force by -48, -45 and -48%। 3 weeks of knee immobilization, अब ये एक रिसर्च हुई थी बच्चों, उसमें उन्होंने देखा कि 3 हफ्ते अगर हम नी को इमोबिलाइज करें तो उसकी वजह से 47% स्ट्रेंथ का लॉस हुआ नी में, और अगर हम 4 हफ्ते नी को इमोबिलाइज जब इन्होंने करके देखा तो उसमें 52% लॉस हुआ नी स्ट्रेंथ का। तो जो स्ट्रेंथ लॉस था इट इज वॉज को रिलेटेड विद मसल फाइबर एट्रोफी, और इसमें आर की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज 0.75। ये स्टडी किसने करी थी, गैफ ने एट एल ने इन 2020-2021। फाइबर टाइप पे क्या असर पड़ेगा, तो इसमें जो टाइप 1 फाइबर्स होते हैं उनका परसेंटेज कम हो जाता है और जो टाइप 2 फाइबर्स हैं उनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स पे क्या असर पड़ेगा, सो कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज्ड एट अ मोर एक्यूट एंगल देन वाज फाउंड इन नॉर्मल मसल व्हिच अफेक्ट्स द कंप्लायंस यानी कि स्टिफनेस ऑफ द मसल। अब बच्चों बात करेंगे हम इंजरी की। अब तक हमने बात करी अबाउट द इमोबिलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा मसल पे, अब हम बात करते हैं इंजरी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इंजरी बच्चों 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं मसल पे इफेक्ट देखने के लिए, ओवर यूज, मसल स्ट्रेन एंड इसेंट्रिक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इंजरी। ओवर यूज क्या होता है, जब हम एक स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बार बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, रेपिटेटिव टाइम्स हम उसको यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसल के अंदर माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है। इंजरीज जैसे लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, जंपर्स नी, स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेले, प्लांटर फेशियाइटिस, ये सारी ओवर यूज इंजरीज हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ओवर यूज इंजरीज, ये तो हमें पता है कि हम रेपिटेटिव टाइम्स कोई चीज़ करेंगे तो वो इंजरी कॉज कर रहा है, बट इसका मैकेनिज्म क्या है, तो देखो जब हम एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं तो जो बोन्स, मसल्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ज़्यादा फंक्शनल बन जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एन इंटरनल प्रोसेस कॉल्ड रीमॉडलिंग। ठीक है, जो रीमॉडलिंग प्रोसेस है उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, टिश्यू का ब्रेक डाउन भी होता है और बिल्ड अप भी होता है, इन दोनों के बीच में फाइन बैलेंस होता है। पर अगर ब्रेक डाउन ज़्यादा होने लग जाए बिल्ड अप से, उसकी वजह से ये इंजरी होती है। ठीक है,
मसल स्ट्रेन हमें पता है तो कब होगा, व्हेन देयर इज स्ट्रेचिंग इन द और द टीयरिंग ऑफ मसल फाइबर, और ये सबसे ज्यादा आपको मस्कुलो टेंडनस जंक्शन यानी कि MTJ पे देखने को मिलता है। मैकेनिज्म क्या है इसका, मसल हैज बीन स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स लिमिट, लिमिट से ज्यादा आपने उसे खींच दिया, एंड बीन फोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू स्ट्रांगली, या फिर बहुत ज्यादा उसने जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, टू जॉइंट मसल, इसेंट्रिकली आपने कॉन्ट्रैक्शन कर दी। फाइबर टाइप पे भी डिपेंड करता है, टाइप 2 फाइबर ज़्यादा प्रोन होते हैं मसल स्ट्रेन के, कोई आपको प्रीवियस इंजरी हुई हो, या फिर इनएडिकेट वार्म अप एंड कूल डाउन किया गया हो। अब ग्रेडिंग ऑफ मसल स्ट्रेन हमें पता ही है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 इज माइल्ड एंड ग्रेड 3 इज सिवियर। अब 3C कैटेगरी जो है बच्चों वो है इसेंट्रिक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड इंजरी। तो ये मोस्ट कंसिस्टेंट चेंज ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंटल मसल बायोप्सीज वाज द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मायोफिब्रिल मटेरियल स्पेशली एट द जेड डिस्क। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जेड डिस्क, तो इनके बीच का जो मायोफिब्रिलर मटेरियल होता है ये डिसऑर्गेनाइज हो जाता है ड्यूरिंग दिस इंजरी। ठीक है, ये जो ए इमेज है ये आपको नॉर्मल मसल का इमेज दिख रहा है, और जो नीचे है दैट इज द मसल दैट हैज अंडरगॉन इसेंट्रिक इंजरी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो जेड डिस्क आपको दिख रही है ए में, वो आपको बी में ढंग से नहीं दिख रही, वो डिसऑर्गेनाइज हो गई है। ठीक है, myofibrillar disruption was accompanied by loss of protein associated with the cytoskeletal such as vimentin, laminin and desmin। तो ये हमारे मसल प्रोटीन होते हैं, हमें ये चीज़ पता है। तो ए इमेज जो है बच्चों ये वाली, इसके अंदर डेस्मिन इम्यूनो हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग ऑफ अ नॉर्मल मसल एग्जिबिट इवन स्टेनिंग इन ऑल सेल्स। तो हमने जब इसकी स्टेनिंग करी मसल की तो हमें सारे सेल्स नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, बट आप ये वाली इमेज देखोगे बी वाली, तो इंजरी के अंदर जो इसेंट्रिकली इंजरी होती है मसल के अंदर, उसके अंदर जो डेस्मिन है उसका लॉस हमें दिख रहा है, देखो इस जगह पे। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं जो इसेंट्रिकली इंड्यूस्ड मसल इंजरी में हमें देखने को मिलेंगे। ये फाइंडिंग हमें किसने दी है, फ्रिडेन एट अल ने इन 2008। तो बच्चों ये वो सारे आर्टिकल्स हैं जिन पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी। मैंने जितना ज़रूरी था यहाँ पे, जितना इम्पोर्टेंट था, वो सारे पॉइंट्स निकाल के इस वीडियो में डाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। These are the references. You can go through them if you want to. Thank you.